सिविल सर्विसेज की 5 परीक्षाओं में इंटरव्यू दिया और अंततः चयनित ना हो सके। यूपीएससी की 60वीं 62वीं का एग्ज़ाम आया तो उन्होंने बोला कि अब फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करो। पहले टॉपिक पढ़ाते थे, टॉपिक पढ़ाने के बाद उसका वो नोट्स बनवाते। पूरे दिन में बैठ के लिखती, हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन भी नहीं लिखे जाते मुझसे। चेक करने के दरमियान वो सारे के सारे जस्ट वो देखते और रेड पेन लेके जस्ट ऐसे क्रॉस कर देते थे। बीपीएससी 60वीं 62वीं का रिजल्ट जिस दिन आया, समझ नहीं पा रहे थे चीज़ें क्या हो रही हैं। मेरे हस्बैंड जब घर आए, गले मिल के मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा बहुत रोए। मेरा नाम कुमारी दुर्गा शक्ति है। मैं एक मैरिड वीमेन हूँ। बाय प्रोफेशन मैं डीवाईएसपी हूँ, गोपालगंज की रहने वाली हूँ। मैं एक 16 साल के बच्चे की माँ हूँ। फैमिलियर बैकग्राउंड मैं एक बेहद ही निम्न मध्य वर्गीय से परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे। 4 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी बच्ची थी घर की। इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद मैं घर की बड़ी बेटी थी, अपने दादाजी की लाडली थी। मेरे दादाजी के पास बच्ची नहीं थी, बेटी नहीं थी, तो वो मेरा कन्यादान करना चाहते थे। इसलिए इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद ही मेरी शादी कर दी गई। सामान्यतया मैं थी तो छोटे शहर की, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं उन दिनों बैडमिंटन प्लेयर थी, मैं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्लेयर थी। मैं जिस जिले से बिलोंग करती थी, वहाँ बैडमिंटन प्लेयर होना एक फीमेल के लिए मतलब इस समाज को किसी भी कीमत पे वो स्वीकार्य नहीं था। मेरा बैडमिंटन खेलना ना ही मेरे पास पड़ोस के लोगों को अच्छा लगता था, ना ही मोहल्ले वाले। छोटा सा शहर था, सब एक दूसरे को जानते थे। लोग तरह तरह की बातें करते थे। किसी को लगता लड़की बिगड़ी हुई है, तो किसी को लगता घर वालों ने ही बिगाड़ रखा है। खैर, परिवार वालों का सपोर्ट था, मैं खेलती रही। मेरे दादाजी के ऊपर ये कहा जाता था कि बेटा है क्या जो सब जगह लेके घुमाते रहते हो। दादाजी हंस के बोल देते, बड़ी बेटी है तो बेटा ही है। फिर वो चलता रहा। जब मेरी शादी हुई इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद, मेरे दादाजी को मेरा कन्यादान करना था, इसलिए मेरी शादी की गई। मेरे पति बेहद ही शालीन और सुलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान थे। उस समय वो सिविल सर्विस की तैयारी किया करते थे और साथ ही वो 99 बैच के बिहार गवर्नमेंट में टीचर थे। देन हमारी शादी हुई। उन बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे, हर मोड़ पे मुझे सपोर्ट करते थे। देन धीरे धीरे समय गुजरता रहा। लगभग 2005 में मैंने कंसीव किया। देन मैंने बैडमिंटन खेलना छोड़ दिया। उसके बाद जब मेरे बेटे का जन्म हुआ, मैं उसके घर परिवार में परवरिश में, उनके लालन पालन में लग गई। तब मेरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द रहती, बच्चे की परवरिश करना, उनकी टेक केयर करना। समय बीतता रहा। बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, स्कूल जाने लगा था। तो ठीक, स्कूल जा रहा है, उसको स्कूल के लिए प्रिपेयर करना, स्कूल भेजना, स्कूल से आने के बाद उसको होमवर्क कराना। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं वो कैरियर की बातें, अपने ऑफिसर बनने की बातें धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी। इन दिनों मेरे हस्बैंड ने सिविल सर्विसेज की 5 परीक्षाओं में इंटरव्यू दिया और अंततः वो चयनित ना हो सके। चयनित ना होने के बाद लेकिन 14 में उन्होंने बिहार सचिवालय सेवा का एग्जाम दिया और वो चयनित हुए। 2014 में हम पटना शिफ्ट हो गए थे। बीपीएससी की 53वीं से 55वीं परीक्षा के इंटरव्यू में चयनित ना होने के बाद मेरे पति काफी हताश और निराश हो गए थे। उनकी मनस्थिति काफी विचलित सी हो गई थी। उस समय उन्होंने बड़े ही भावुक होकर कहा, मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब तुम तैयारी करोगी और तुम्हारा ही होगा। क्योंकि उनकी मनस्थिति उस समय ठीक नहीं थी, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरा, वो फिर नॉर्मल स्टेज में आने लगे। तो बात आई गई उस दिन की, खत्म हो गई थी। फिर हम लोग अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में लग गए। देन एक दौर आया कि फिर उन्होंने 60-62 बीपीएससी की 60वीं 62वीं का एग्जाम आया तो उन्होंने बोला कि अब फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करो। अब मुझे बड़ा मजाकिया सा लगा कि उस समय तो चलो ठीक है, वो मनोबल बढ़ाना था, मोटिवेट करना था, मैंने बोल दिया। आप मजाक को कितना सीरियस ले रहे हो। फिर लेकिन उनकी जिद नहीं बदली थी। बोले तुम करो तो सही, तुम्हारा नहीं होगा तो होगा किसका, तुम एक बार तैयारी प्रयास तो करो। मैंने बोला ठीक है, फिर मैं छोड़ देती। उनकी जिद दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन मुझे उनकी बातें कोरी कल्पना ही लगती थी कि कहाँ आज के युवा जो बंद कोठरियों में अपने जीवन के ना जाने कई वर्ष गुजार चुके हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में, फिर उनमें मैं कहाँ से कॉम्पीट कर पाऊंगी। एक बिल्कुल मजाकिया ही था। फिर उनकी जिद बढ़ती गई। अब तो बेटा भी बड़ा हो गया था, वो भी बोलने लगा कि मम्मी पापा इतनी बार बार बोल रहे हैं तो एक बार करने में तुम्हें क्या परेशानी है।
खैर कुछ होता है कि आप एक स्टेज पे आ जाते हो, आप चीज़ों को ना नहीं कर पाते हो। मेरे साथ भी वही था। घर में इतना हस्बैंड और बेटे का दबाव बढ़ता गया कि मुझे ना अब नहीं कहा जा रहा था। इसके बाद मैंने सोचा चलो होगा तो नहीं ही, लेकिन चलो नॉलेज का भी अपना लेवल है, करके देखते हैं। फिर वही हुआ तो हुआ, करने में क्या जाता है सोच के मैंने तैयारी शुरू की। लगभग ये दिन था 27 अप्रैल 2017 का, जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं पढ़ूँगी। मेरे हस्बैंड अपने गुरु से उन्होंने मिलवाया, जो आज मेरे भी गुरु हैं श्री आदित्य चंद्र झा। उनसे मैं मिलने गई, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया। समय गुजरता गया। फिर लगभग 1 महीने की तैयारी करने के बाद मैंने अपने प्रतियोगिता परीक्षा के दरमियान फर्स्ट टेस्ट दिया था, सिविल सर्विस सेंटर पटना में, और मैं उस टेस्ट में टॉप कर गई थी। फिर मेरे माइंड में ये विचार आया कि ये इसमें इतने लोग हैं, इतने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कई बार पीटी और मेन दिया हुआ है। फिर मैं अगर टॉप कर सकती हूँ तो पीटी तो पास कर ही लेंगे। जस्ट यही दिमाग में आया कि चलो पीटी देखते हैं, अब इनमें टॉप कर ही गए हैं तो पीटी के लिए फट करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो पीटी देखते हैं। बस मैंने तैयारी शुरू कर दी। धीरे-धीरे लगभग 3 महीने बाद मेरा 60 से 70 स्कोर होने लगा था। 60 से 70 स्कोर के बाद और भी मनोबल बढ़ा, मैंने और भी तैयारी अपना मेहनत करना अपनी शुरू कर दी। देन लगभग जुलाई-अगस्त आते-आते मेरा स्कोर 80 टू 90 होने लगा, लगभग अक्टूबर-नवंबर में। उसके बाद जब मैं प्रीवियस ईयर सेट बनाती तो मैं करंट का पोर्शन छोड़ देती थी, क्योंकि उसमें जो भी करंट होता था वो पुराना होता था। लगभग 12 फरवरी को प्री का एग्ज़ाम हुआ। मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा था। मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम दे के आने के बाद मेरे हस्बैंड ने वो क्वेश्चन सेट मिलाए थे और वो 100 प्लस थे। देन उन्होंने बोला कि ठीक है, अब इस घर में पीटी से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। तुम 3 दिन है तुम्हारे पास, जहाँ जाना है जाओ, घूमना है घूमो, मायके ससुराल जहाँ भी जाना चाहती हो जाओ। लेकिन पीटी से रिलेटेड कोई बात नहीं करेगा। 3 दिन बाद मैं हालाँकि गई कहीं नहीं, मतलब हाँ, थोड़ा पटना में घूमा-वूमा। उसके बाद 3 दिन बाद मैंने मेन के लिए तैयारी शुरू की। अब समस्या ये थी, वो तो प्री था, तब 4 में से एक ऑप्शन चूज़ करने थे, गोले बना देने थे, तो वो तो निकल गया। अब इसमें तो आपको तथ्यात्मक उत्तर लिखने होंगे। तो उन्होंने क्या किया, घर में ही मुझे टॉपिक पहले पढ़ाते, सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले टॉपिक पढ़ाते थे। टॉपिक पढ़ाने के बाद उसका वो नोट्स बनवाते हैं। नोट्स बनवाने के बाद फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे देते थे कि आप इसको एज अ होमवर्क मुझे लिख के दिखाना। फिर ऑफिस चले जाते, मैं दिन में वही करती। पूरे दिन में बैठ के लिखती, हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन भी नहीं लिखे जाते मुझसे। लेकिन उधर से वो ऑफिस से आने के बाद उसे चेक किया करते थे। चेक करने के दरमियान वो सारे के सारे जस्ट वो देखते और रेड पेन लेके जस्ट ऐसे क्रॉस कर देते थे। पूरे पेज को, मेरे पूरे दिन की मेहनत को ऐसे ही क्रॉस कर दिया जाता था। धीरे-धीरे मैं कुछ दिन नोटिस की, उसके बाद मुझे रोना आया। मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से एक दिन रोने लगी। ये आदमी है भाई, दिन भर में मेहनत करती हूँ, ये काट दिए जा रहा है। बोला ठीक है, हताश नहीं होना है, इससे घबराना नहीं है। ये जस्ट मैं इसलिए काट देता हूँ कि ताकि तुम उस टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ो, उसके डीप में जाओ और प्रश्न की गहनता को समझो। लेकिन धीरे-धीरे ठीक है, उस दिन मैं थोड़ा-सा, कभी हो जाता है इंसान थोड़ा लो वीक फील करने लगता है, इसलिए मैं भावुक हो गई थी। फिर मैं अपनी चलो इतने से आए हैं, इसी के कहने पे यहाँ तक तो आए हैं, फिर वो चलते हैं आगे। आगे मैं बढ़ी। लेकिन धीरे-धीरे इन दिनों हुआ क्या, वो जो पैराग्राफ्स थे वो कुछ अनकट रह जाने लगे। जैसे एक क्वेश्चन में अगर पैराग्राफ्स हैं तो उसमें से 2-3 वो छोड़ देते। दैट मीन्स वो 2-4 पैराग्राफ सही थे, इसलिए वो छोड़ रहे थे। ये 4 पैराग्राफ की संख्या धीरे-धीरे अब बढ़ने लगी थी। अब कई-कई पन्ने भी बिना कटे हुए रह जा रहे थे। तो अंदर से बड़ा अच्छा लगा, मैंने सही लिखा है इसका मतलब। फिर मेन का एग्ज़ाम के समय लगभग जब एग्ज़ाम हुआ तो उस समय मैंने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, मैंने सबके टेस्ट दे लिए थे और कई-कई बार टेस्ट दे लिए थे। बाद में जब परीक्षा नज़दीक आई तो मैं घर पे ही अपना टेस्ट देती थी, फुल फ्लेज्ड टेस्ट 3 घंटे का, जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में देते हैं। बेटा मेरा वो इन्विजिलेटर होता था, हस्बैंड क्वेश्चन सेट करते थे। बेटा मेरा समय से एकदम 1 सेकंड अधिक समय नहीं देता था और कॉपी ले लिया करता था। लगभग 3 घंटे में मैं 3-4 क्वेश्चन ही लिख पाती थी। लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आया, तो मैंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी, मेरी राइटिंग स्किल, मेरी राइटिंग स्पीड इतनी अच्छी हो गई कि मैं लगभग 10 मिनट पहले ही पूरे-पूरे क्वेश्चन्स लिख लेती थी। एग्ज़ाम के समय तक मैंने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कई-कई बार लिख डाला था। मैंने सबका रिवीजन भी कर लिया था।
एग्ज़ाम मेरा हुआ, मैं परीक्षा में इतनी कंफर्टेबल थी कि मैं कोई थोड़ी भी असहजता नहीं हुई और मैंने लगभग 5 मिनट पहले ही सारे क्वेश्चंस अपने एग्जामिनेशन हॉल में लिख लिए थे। मेंस की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण कर ली थी। अब बारी साक्षात्कार की थी। लेकिन साक्षात्कार के समय तक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। मेरा आत्मविश्वास जो समय के साथ कहीं धूमिल हो गया था, उन 15 वर्षों में इंटरव्यू के लिए मॉक टेस्ट मैंने अपने घर पे ही दिया। मेरे हस्बैंड शाम को अपने कुछ दोस्तों को बुला लेते थे और उन लोगों के द्वारा ही बोर्ड के अध्यक्ष मेरे हस्बैंड खुद ही होते थे और बेटा मेरा कैमरामैन होता था। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता, क्वेश्चंस पूछता, जो लोग क्वेश्चन पूछते बोर्ड मेंबर्स, बेटा मेरा रिकॉर्ड करता और मॉक इंटरव्यू के बाद वो मुझे दिखाता था। देन मैं देखती मेरे एक्सप्रेशन कैसे हैं, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है, मैंने क्या आंसर किया है, मेरा ओवरऑल क्या त्रुटियां मेरे अंदर रहीं, उसको मैं अगले मॉक में सुधारने का प्रयास करती। यार मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई थी और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो संयोगवश मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे। मुझे सॉरी एक भी प्रश्न में नहीं बोलना पड़ा था। बीपीएससी 60वीं-62वीं का रिजल्ट जिस दिन आया, मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन पे ये बताया कि तुम्हारा चयन बिहार पुलिस सेवा के लिए हुआ है। मैं अब बता दूं कि बिहार पुलिस सेवा मेरी प्रथम वरीयता थी और ये मेरा प्रथम प्रयास भी था। हम सब घर वाले बहुत खुश थे। मेरे हस्बैंड जब घर आए तो हम सब थोड़े से भावुक हो गए थे। पहले तो हम लोगों ने खूब रोया। हम सब इतने एक्साइटेड थे कि पहले तो गले मिल के मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा बहुत रोए। देन मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया और कंधे पे बैठा के पूरे घर में घुमाया। सब लोग बहुत खुश थे। मेरे हस्बैंड ने मेरे पापा को जब फ़ोन किया, पापा मेरे अपने फ्रेंड की शॉप पे बैठे हुए थे। उन्होंने बताया उनको कि मेरी बेटी डीएसपी हो गई है। तो उनके फ्रेंड की सामान्य प्रतिक्रिया थी, कोई बहुत प्रतिक्रिया नहीं दी उन्होंने। फिर पापा तो खुशी में समझ नहीं पा रहे थे चीज़ें क्या हो रही हैं। वो घर आए मम्मी को बताने के लिए, जस्ट वो एक्साइटेड थे। घर आए, मम्मी को बताया, पूरा परिवार खुशी में एकदम डूबा हुआ था। मीडिया द्वारा भी काफ़ी प्रचारित-प्रसारित किया जा रहा था। न्यूज़ में भी काफ़ी आ रहा था। न्यूज़पेपर अगले दिन से जब ये सब आने लगा, ये मीडिया द्वारा इसलिए प्रचारित किया जा रहा था क्योंकि मैंने यह सफलता शादी के 17 सालों बाद अपने प्रथम प्रयास में हासिल की थी। अगले दिन वही पापा के मित्र मेरे घर आए। उन्होंने ये कहा कि शक्ति सच में डीएसपी बन गई है, क्या पेपर में देख रहे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, हम तो आपको कल बताए ही थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो। उसकी तो शादी हुए 17 साल हो गए, बेटा जवान हो गया है, वो कैसे कर सकती है? मैं एक बात बता दूं कि मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो मैंने किसी को नहीं बताया था, किसी को नहीं, बस हम और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा जानता था। क्योंकि उन्होंने जब अपनी तैयारी की थी तो वो थोड़े से सोशल टाइप के इंसान है, तो काफ़ी लोगों से मिलना जुलना लगा रहता, तो ऐसे में लोगों ने बड़ा मजाक बनाया था। तो हमने बहुत साइलेंटली तैयारी की थी। वो कहते हैं इसलिए ऐसे तैयारी की कि तैयारी इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। और मैंने भी इसी को मूल मंत्र बना के तैयारी शुरू की। हालांकि पीटी और एग्जाम पास करते करते बहुत लोग जान गए थे, लेकिन परिवार वाले ही जाने थे, बाहर वालों के लिए ये जस्ट एक चमत्कार जैसा ही था। मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब शादी के 17 सालों बाद अपने प्रथम प्रयास से यहाँ तक आ सकती हूँ, बिहार पुलिस सेवा के लिए चयनित हो सकती हूँ, तो आप सब हो सकते हो। अगर आपने सपने देखे हैं, आपने अपने लाइफ में कुछ करने का सोचा है, समाज में अपनी पहचान बनाने की सोची है, तो आपको फेल्योर से गुजरना ही होगा। आपको तपना पड़ेगा, क्योंकि बिना तपे तो सोना भी नहीं चमकता। आप तपो, चमको, लेकिन इस एनर्जी को आप नेगेटिव एनर्जी में मत कन्वर्ट करो, आप पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, आपको सोने जैसा चमकाएगी। आप अपने मंजिल को पहुंचोगे, उसमें संभावनाएं तलाशोगे और जीवन में सफल बनोगे। साथ ही मैं उन सभी हस्बैंड्स को कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी वाइफ कुछ करना चाहती है, कुछ ड्रीम उसके हैं, कुछ सपने उसके हैं, तो आप जस्ट सपोर्ट करो। मैं सिर्फ यहाँ तक इसलिए आई हूँ कि मेरे पति का 100% क्या कहूँ मैं, 1000% सपोर्ट मेरे साथ था और कुछ नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें शुरू की वो शून्य से शुरू की हैं। मैं नहीं जानती थी, मैंने 15 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सपने, लड़कियों के सपने माता पिता ही पूरा करें। जीवन साथी अच्छा हो तो सपने भी पूरे होते हैं और शौक भी। साथ ही मैं उस माता पिता से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्यार, प्रॉपर्टी, पैसा सब चीज़ बेटों को दे देते हो,
बेटियों को कुछ नहीं चाहिए होता आपसे, लेकिन क्यों आप शिक्षा के 2 बूंद भी नहीं दे पाते हो? आप सिर्फ उन्हें शिक्षा के 2 बूंद दीजिए। बेटियां अपने पैरों पे खड़ी होके अपनी रक्षा भी करेंगी और आपको सुरक्षा भी देंगी। जो विद्यार्थी अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखें और डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने लक्ष्य से भटकाव ना हो। मैं सफल इसलिए हुई क्योंकि मेरा लक्ष्य से भटकाव नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रही थी। आप भी लक्ष्य से ना भटके, मोटिवेट रहें, डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि डिमोटिवेट करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है हमारे अगल बगल। असफलता सफलता पार्ट ऑफ लाइफ है, आएगा, फेल्योर होगा, लेकिन प्रयास करना ना छोड़ें। सतत प्रयास करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।